प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या लिखूं पाठ जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की महत्वपूर्ण रचना है, उसको जो पहले कालखंड में जो पढ़े थे उसके बचे हुए शेष भाग को पुनः एक बार रिवीजन करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध निबंध रचना है, जिसमें लेखक के सामने समस्या है कि मैं क्या लिखूं। उनकी दो शिष्याएं हैं, अमिता और नमिता। उसमें एक शिष्या कहती है कि मुझे दूर के ढोल सुहावने विषय पर एक आदर्श निबंध लिख कर दीजिए, जिसे मैं परीक्षा में लिख सकूं और मुझे अंक अच्छे प्राप्त हो सकें। ठीक उसी प्रकार दूसरी शिष्या कहती है कि मुझे समाज सुधार पर एक आदर्श निबंध की ज़रूरत है, और इन्हीं दोनों विषयों पर क्या लिखूं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने एक कहावत है, और जिस कहावत का अर्थ है कि दूर से दिखाई पड़ने वाली या सुनाई पड़ने वाली वस्तु हमेशा सुखद प्रतीत होती है। जैसे ढोल की आवाज़ दूर से सुनो तो बड़ी मधुर लगती है, परंतु जब एकदम पास में बैठ जाओ तो कर्कश लगती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में जब हम किसी को दूर से बड़ी उपलब्धियों से भरे हुए स्थान पर पहुँचे हुए देखते हैं, उसका मान सम्मान देखते हैं, तो हमको बहुत सुहावना लगता है। परंतु वो जो उपलब्धि हासिल किया है, उसको प्राप्त करने के लिए उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इस बात का बोध हमें जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तब होता है कि वास्तविकता क्या होती है। दूसरा है समाज सुधार विषय पर निबंध लिखना। तो समाज सुधार की बात आज की बात नहीं है। जब से समाज का निर्माण हुआ है तब से सुधार की प्रक्रिया चल रही है। तब इस पर क्या लिखूं? तो लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इस दोनों विषयों पर लिखने के पहले कुछ विद्वानों के विचारों को, जो निबंध लिखते हैं और जिनके निबंध पूरे साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उनके निबंध लेखन की शैली के बारे में जो विचार हैं उनको वो जानने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले देखते हैं वो A.G. गार्डनर के कथन को। A.G. गार्डनर का कहना है कि लिखने की विशेष मानसिक दशा होती है, अर्थात मन में भाव इतना भर जाता है कि लेखक उसे लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। उसे उदाहरण से समझाते हैं कि हैट टांगने के लिए कोई भी खुटी काम दे सकती है। खुटी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस पर टंगने वाली हैट। ठीक उसी प्रकार मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। विषय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसमें चित्रित होने वाली भावनाएं। विषय से तात्पर्य है वो कहानी में भी अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, नाटक में भी, निबंध में भी, उपन्यास में भी, संस्मरण में भी। ये विधाएं हैं, इन विधाओं में वो चित्रण कर सकता है। परंतु उन विधाओं में जो चित्रण हो रहा है वो किन भावों को चित्रण कर रहा है, तो भाव का स्थान बहुत वजनदार होता है, वो ऊंचा होता है। विषय कुछ भी हो सकता है। लिखने की विशेष मानसिक दशा से तात्पर्य यह है कि मन में भाव इतने भर जाते हैं कि लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। तो लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहता है कि आज तक मैंने ऐसा कोई भाव अनुभव किया ही नहीं हूँ कि मैं लिखने के लिए बाध्य हो जाऊँ। मैं तो जब भी लिखा हूँ योजना बनाकर किसी विषय पर सोचकर लिखा हूँ, फिर क्या लिखूँ। फिर कुछ विद्वानों को और मत को देखते हैं। तो एक विद्वान कहता है कि निबंध आकार की दृष्टि से छोटा होना चाहिए, छोटा निबंध सारगर्भित होता है। लेखक कहता है कि सही है, मैं छोटा निबंध ही लिखूँगा। परंतु उसी आचार्य महोदय का ये भी कहना है कि लिखने के पहले सामग्री और शैली पहले एकत्रित होनी चाहिए। जिस विषय में आप लिखने वाले हैं उस विषय के बारे में क्या क्या सामग्री है, कौन विद्वान का क्या कथन है, किस साहित्यकार ने और क्या विचार व्यक्त किया, उस सब को पहले संकलित कर लें, उसका अध्ययन मनन चिंतन करने पुस्तकालय जा लें। और पुस्तकालय में पूरा अध्ययन करने के बाद उसके महत्वपूर्ण अंशों को अलग करने के बाद पूरी सामग्री जब हो जाए, तैयार हो जाए, तब उसको विशेष शैली से निबंध में लिखना चाहिए। फिर लेखक के सामने में समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पुस्तकालय जाऊं और जाकर सामग्री एकत्रित करूं, विश्व कोश का अध्ययन करने का समय अभी नहीं है, इसलिए क्या लिखूं। फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सोचते हैं कि एक विद्वान कहता है कि रूपरेखा बना लेनी चाहिए निबंध लेखन के पहले। तो ये बहुत अच्छी बात, रूपरेखा बनाना
से लिखना, रूपरेखा बनाकर लिखने में सरलता रहेगी। परंतु उसी विद्वान का कहना है कि शीर्षक चयन सबसे महत्वपूर्ण है। रूपरेखा बना लिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप हम लिखते हैं तो विज्ञान के वरदान क्या क्या, ये वरदान, फिर अभिशाप क्या क्या, ये अभिशाप, फिर प्रस्तावना, लाभ हानि, ये सब लिखते हैं रूपरेखा बनाते समय। तो निबंध लिखते समय किसी भी विषय की रूपरेखा बनाना तो सहज है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कठिन काम है या महत्वपूर्ण विषय है शीर्षक चयन। तो शीर्षक का चयन करने, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार या नाटककार शेक्सपियर को भी अपने नाटक लिखने में जितनी दिक्कत नहीं होती थी, उतनी दिक्कत उस नाटक लिखने के बाद उसका शीर्षक चयन में गार्डिनर को भी बहुत कठिनाई होती थी। वो भी निबंध उन्होंने तो एक बार निबंध लिख दिया, उसके बाद उस निबंध को का शीर्षक लिखा बनाया, जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक। इतनी कठिनाई, क्योंकि शीर्षक पूरे पाठ का केंद्र बिंदु होता है और उस शीर्षक को पढ़ते उस पाठ की हल्की तस्वीर पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। जैसे क्या लिखूं, ये निबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब क्या लिखूं, शीर्षक पढ़ते ही पाठक के मन में ये बात आ जाती है कि कोई ना कोई विषय है जिस पर वो लिखना चाहता है, परंतु क्या लिखूं, इसी पर एक निबंध की रचना हो गई है। तो शीर्षक पूरे पाठ का आधार स्तंभ होता है, महत्वपूर्ण होता है, इसलिए शीर्षक चयन बहुत कठिन। उसी आचार्य महोदय कहना है कि वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, छोटे वाक्य आसानी से समझ में आते हैं। लेखक कहता है बहुत सही है, छोटे वाक्य होने चाहिए जो आसानी से समझ में आए। परंतु कहीं मेरी ये शिष्या अमिता और नमिता ये ना समझ ले कि मैं ये निबंध बहुत कमज़ोर बुद्धि वालों के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जितनी जटिलता होती है, दुर्बोधता होती है, कठिनाई होती है समझने में, उतना ही कुछ लोग उसको श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा का उल्लेख किया लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी ने। बाण भट्ट ने अपनी रचना कादम्बरी में, या हर्ष ने अपनी रचना हर्ष चरिता में, या सेनापति ने अपनी कविताओं में इतने लंबे लंबे वाक्य, इतने अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया है कि पाठकों को उसको समझने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत दुर्बोधता आ जाती है, तो लोग उसको श्रेष्ठता का नमूना समझते हैं। तो ऐसे निबंध का मतलब क्या जिसको आसानी से पाठक समझ न सके। तब फिर क्या लिखूं? फिर बख्शी जी आगे बढ़ते हैं तो एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार हुए मॉन्टेन, जिसको स्वच्छंदतावादी पद्धति के जन्मदाता माना गया। मॉन्टेन का कहना है कि निबंध में न वैज्ञानिकों के समान तर्क होता है, न कवि के समान कल्पना का प्रयोग होना चाहिए, ना ही आख्यायिका लेखक के समान विचित्र विचित्र पात्रों और विचित्र घटनाओं का समावेश होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए मॉन्टेन के अनुसार? मॉन्टेन के अनुसार यह है कि मन में जो बातें आई उसको स्वच्छंदता पूर्वक ज्यों का त्यों चित्रित कर देना है। ऐसी मन की भावनाएं जो स्वच्छंदता पूर्वक चित्रित होती है वही निबंध, आदर्श निबंध होता है। ये कहना है मॉन्टेन का। लेखक कहता है ये तो बहुत कठिन बात है। ठीक है, उसमें कल्पना नहीं होनी चाहिए, उसमें तर्क नहीं होना चाहिए, उसमें उचित पात नहीं होना चाहिए, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉन्टेन ये कहता है कि मन की स्वच्छंद रचना, मन में जो जो आया, जैसे जैसे आया, उसको स्वच्छंदतापूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक लिखोगे तो मन में तो कुछ भी आता है, उसको कैसे लिखा जा सकता है। और मन की बातों को यदि जो को त्यों लिख दिया गया तो फिर साहित्य नहीं रह जाएगा, वो तो अश्लीलता का केंद्र बिंदु बन जाएगा। तब क्या लिखूँ? तब फिर उसे अमीर खुसरो की पद्धति की याद आई और उन्होंने उन्हीं का अनुकरण किया। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, 4 विषयों को एक ही दोहे में इन्होंने स्पष्ट कर दिया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। चरखा, ढोल, खीर, कुत्ता, ये 4 विषयों को उन्होंने पनिहारियों को एक साथ बता दिया। तो लेखक कहता है मैं भी दोनों निबंध को एक ही निबंध में समाहित करके लिखूंगा, अर्थात एक ही ढेले से 2 चिड़िया मारूंगा, अर्थात एक कार्य के माध्यम से 2 उद्देश्य को पूरा करूंगा। अब वो लिखना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले दूर के ढोल सुहावने जो कहावत है उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करते हुए लेखक बख्शी जी कहते हैं कि ठीक है, सच तो यह है कि दूर के ढोल सुहावना होता है, क्योंकि दूर से उसकी कर्कशता का, उसकी कटुता का,
कर्कशपन का बोध नहीं होता। परंतु कभी कभी ढोल की आवाज़ निकट से भी मधुर लगती है। दूर से तो मधुर लगती ही, निकट से भी मधुर लगती है। कब लगती है? जब ढोल की ध्वनि के साथ, ढोल जो बज रही है उसकी जो आवाज़ निकल रही है उसके साथ आनंद समाया होता है, प्रमोद समाया होता है, उत्साह समाया होता है, खुशियाँ समाई रहती है, तो नज़दीक में बजने वाली ढोल की आवाज़ ठीक उसी प्रकार सुखद लगती है, अच्छी लगती है, आनंद प्रदान करती है जैसे दूर की ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दूर के ढोल सुहावने एक कहावत है जिसका अर्थ है कि दूर से दिखाई पड़ने वाली वस्तु हमेशा सुंदर होती है, परंतु जब हम उसके पास जाते हैं तब उसकी सच्चाई का बोध होता है। ये इसका अर्थ है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि दूर से दिखाई पड़ रही वहाँ से तो सुंदर है ही, कभी कभी नज़दीक से भी सुंदर होता है, महसूस होता है ढोल की आवाज़। एक नई नवेली दुल्हन जो शादी के लिए श्रृंगार करके बैठी हुई है और उसके घर में बारात का स्वागत होने वाला है, और बारात के स्वागत के लिए उसके घर में जो ढोल बज रही है या फटाके फूट रहे हैं वो उसको कठोर नहीं लगते, कटु नहीं लगते, तीक्ष्ण नहीं लगते, उसके भीतर के आनंद को बढ़ाने वाले होते, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना लेके वो नए जीवन की ओर आगे बढ़ रही है। खुशियाँ समाई हुई है, उत्साह हुआ है कि मैं नए घर में प्रवेश करने वाली हूँ, मेरे घर सब मेहमान आए हुए हैं, मेरे इस विवाह प्रसंग में शामिल होने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। ये खुशियाँ उसके भीतर उमड़ती रहती है, घुमड़ती रहती है, और उस कल्पना में वो आनंद से झूमी रहती है। तो वो ढोल की आवाज़ जो उसके घर में जो बज रहा है या जो फटाके फूट रहे हैं वो उसे आनंद प्रदान करते हैं। तो दूर के ढोल सुहावने दूर से ही सुहावने नहीं होते, नज़दीक से भी सुहावने होते हैं, परंतु नज़दीक से कब सुहावने होते हैं? जब उसमें खुशी समाई होती है, आनंद समाया रहता है, और जब आनंद खुशी समाया रहता है तो वहीं ढोल की आवाज़ मधुर होती है। लेखक फिर कहते हैं, परंतु जो तरुण जीवन संग्राम से दूर हैं, तरुण माने वही 18-19 साल की अवस्था का एक उम्र का युवक युवतियाँ जो तरुणावस्था में हैं, जो युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, बाल्यावस्था किशोरावस्था को जो छोड़ रहे हैं वो तरुणावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। जो तरुण जीवन संग्राम से दूर हैं, जीवन संग्राम से तात्पर्य है जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघर्ष, अर्थात जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघर्ष किस किन चीज़ों के लिए करता है? रोटी के लिए, कपड़ा के लिए और मकान के लिए। और ये युवक रोटी, कपड़ा और मकान के संघर्ष से दूर हैं, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा हो जाती है? उनके पालकों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा हो जाती है, माता पिता के द्वारा हो जाती है। इसलिए वो रोटी कैसे आ रहा है, वो कपड़ा कैसे आ रहा है, ये सारी सुख सुविधाएं कैसे आ रही है, उसका संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो जो तरुण जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, संसार बड़ा आकर्षक लगता है। वो संसार इसलिए आकर्षक लगता है, मनमोहक लगता है कि जिस तरुणावस्था में है वहाँ प्रेम के जीवन को ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष मानते हों। प्रेम की वेदना ही उनके लिए वेदना होती है, अर्थात किसी से प्रेम में लगे रहते हैं, या तो प्रेम ये करती है या वो करता है और दोनों करते हैं, और उसी प्रेम के जीवन को ही उनके लिए सब कुछ होता है। प्रेम की वेदना ही यदि उसकी प्रेम का छोड़ दी या प्रेमी छोड़ दिया तो उससे जो वेदना होगा वही कष्ट उसके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट होगा। आटा दाल रोटी उनके लिए कुछ नहीं है, वो आटा जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो चावल, वो भोजन, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है तरुणों के लिए क्या? प्रेम। और उस प्रेम के लिए वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होते हैं। इसको बड़ा सुंदर ढंग से बख्शी जी ने समझाया कि तरुणों के लिए रोग और मृत्यु दोनों सुखद होती है, क्योंकि दोनों दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दूर से जीवन को देखे नहीं है रोटी कपड़ा और मकान कैसे आता है, तो इसलिए तरुणों को रोग और मृत्यु, रोग भी उनको सुखद लगता है। कैसे कि यदि मैं बीमार पड़ गया तो मेरी प्रेमिका मुझे देखने आएगी या मेरा प्रेमी मुझे अस्पताल में देखने आएगा। केवल इसी कल्पना में वो रोग को सुखद बना डालते हैं। मृत्यु क्यों सुखद हो जाती है तरुणों के लिए? वो ये समझते हैं कि यदि मैं मर गया या मैं मर गई तो मेरी याद कर करके मेरा प्रेमी या प्रेमिका रोएगी, इसलिए वो मृत्यु भी सुखद लगती है। बीमारी इसलिए सुखद कि मेरे बीमारी को सुनकर वो प्रभावित होगा। मृत्यु इसलिए सुखद कि मेरे मृत्यु के समाचार सुनकर वो दुखी होगा। और इस प्रकार तरुणों के लिए रोग और मृत्यु दोनों सुखद होता है।
परंतु ये तरुण जैसे ही जीवन संग्राम में प्रवेश करते हैं, यानी वास्तविक जीवन में, यथार्थ में, कि ये रोटी और कपड़ा और मकान कैसे आता है, इसमें जब प्रवेश करते हैं तब पता चलता है कि ये संसार उतना आकर्षक या मनमोहक नहीं है जो दूर से दिखाई पड़ता है। नज़दीक जाने पर ये रोटी और ये कैसे आता है, ये रोटी और पसीना जब बहाना पड़ता है, और अपने परिवार की परवरिश की जब बात आती है तो किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है, ये जो बातें हैं ये समझ में आने लगती है। तब उनका प्रेम का एक कल्पित संसार ताश के पत्ते के समान, ताश से बना हुआ जैसे महल होता है ताश के पत्ते का, वैसे भरभरा के एक हवा के झोंकों में गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार ये तरुणों का ये जो काल्पनिक संसार है जहाँ रोग और मृत्यु दोनों सुखद है, वो यहाँ आके ढह जाता है। तब उसे संसार की यथार्थता का, वास्तविकता का, कठोरता का बोध होता है, ज्ञान होता है कि अरे ये दुनिया उतनी सुंदर नहीं है जितनी दिखती है, इसको जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लेखक कहता है कि समाज में सुधार की प्रक्रिया आज की प्रक्रिया नहीं रही है। जब से समाज का निर्माण हुआ है तब से समाज में समस्या रही है और उन समस्याओं का समाधान हुआ है। सुधारकों की गणना केवल कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, नाना कबीर, यहीं तक, तुलसीदास, यहीं तक सीमित नहीं थी। सुधारकों का दल नगर नगर है। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और समाज की हर समस्याओं को सुधारने के लिए नगर नगर, गांव गांव, गली गली में सुधारक हैं, परंतु वो अखबार में छपते नहीं, इसलिए उसको जानते नहीं। जो महत्वपूर्ण है सुधारक, वो उनकी बात सामने आ जाती है, जबकि सुधारक तो नगर नगर, गांव गांव, गली गली में है। परंतु क्या सुधारों का अंत हो गया? स्वामी विवेकानंद ने समाज में जागृति लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप, और उसको दूर करने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। तो क्या गरीबी दूर हो गई? कब का स्वामी विवेकानंद? वो तब से किया है तो आज तक गरीबी तो समाप्त नहीं हुई। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया कि बेटियों को भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, बेटियों की हत्या नहीं होनी चाहिए, बेटियों का शोषण नहीं होना चाहिए। क्या बेटियों का शोषण आज समाप्त हो गया? नहीं हुआ है। तो समाज में समस्या शुरू से रही है, उसका समाधान होता रहता है ना। तो ये जो दोष हैं उनमें सुधार होता है, उन सुधारों में कुछ दिनों बाद फिर कुछ कमियां आ जाती है, उन कमियों को फिर आगे वाले पीढ़ी के लोग सुधारते हैं, और आज जो दोष है उसमें सुधार किया जाता है। जो सुधार किया है उसमें कुछ दिनों बाद फिर दोष आ जाता है, उन दोषों को फिर सुधार किया जाता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसीलिए जीवन को प्रगतिशील माना गया है। एक बहुत सुंदर इसमें लेखक कहते हैं, वर्तमान काल हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। जो वृद्ध हो गए हैं वो बुजुर्ग लोग अपने अतीत की बातों को श्रेष्ठ मानते हैं, और जो तरुण हो गए हैं वो आने वाले भविष्य को अच्छा मानते हैं। एक पुरानी बात जो बीत चुकी है उसको अच्छा मानता है, और एक तरुण जो भविष्य में होने वाली है उस बात को अच्छा मानता है। ये जो बुजुर्ग है वो अतीत की बातों को वर्तमान में लागू करना चाहता है, जो संभव नहीं है। वो तो बीत गया है, वो कैसे वर्तमान में लागू होगा। और ये एक तरुण जो भविष्य की बातों को खींच के वर्तमान में लाना चाहता है, वो भी संभव नहीं है। वृद्ध जो होता है वो पुरानी बातों को ज्यों को त्यों आज देखना चाहता है। वो हमेशा कहेगा हमारी समय की बातें अच्छी थी, उसको लागू करो। और तरुण क्रांति का समर्थक होता है, वो पुरानी बातों में परिवर्तन चाहता है। और इस प्रकार वृद्धों की मनोदशा और तरुणों की मनोदशा के बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप वर्तमान काल हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। बुजुर्ग हमेशा अतीत की बातों को देखते हैं, उसी को श्रेष्ठ बताते हैं, अपने ज़माने को श्रेष्ठ बताते हैं, यानी अपनी तरुणावस्था के समय को, और उसको खींच के वर्तमान में लागू करना चाहते हैं। और आज का तरुण जो भविष्य की ओर देख रहा है वो उसको पसंद नहीं करता, वो बदलना चाहता है, क्रांति करना चाहता है। क्रांति माने युद्ध नहीं, परिवर्तन। और इन परिणाम स्वरूप दोनों के बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष से अतीत के बीच और भविष्य के तरुण के बीच संघर्ष होता है। वृद्धों और तरुणों के बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष जो हो रहा है, ये जो संघर्ष हो रहा है वर्तमान में हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। तो प्रगतिशील साहित्य का निर्माण आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज प्रगतिशील साहित्य का निर्माण नहीं हो रहा है, हो रहा है।
परंतु ये आज के कवि बोले कि हमारे समय का जो लिखे हैं वो आने वाले समय के लिए भी प्रासंगिक होगा, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि अब तरुणों का दल फिर नया आएगा। तब तक आज जो तरुण जो लिख रहे हैं वो वृद्ध हो जाएंगे, तो जब वृद्ध हो जाएंगे तो वो अभी जो लिखे हैं उसको श्रेष्ठ बताने का प्रयास करेंगे, और उस समय का जो तरुण होगा वो अपने समय की स्थिति को देखेगा, वो उसमें परिवर्तन करना चाहेगा। और सुधार दोष सुधार, सुधार दोष सुधार, ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। इसीलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कहा है कवि ने। तरुण को वो दूर का ढोल भविष्य सुहावना लग रहा है, ये वृद्ध को अपने अतीत का दूर का ढोल सुहावना लग रहा है। इसीलिए दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, ये दोनों का समावेश करके पद्मलाल पुनालाल बख्शी ने एक बहुत सुंदर निबंध की रचना आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया है, आपके 12वीं के पाठ्य पुस्तक में रहा है। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण अंशों को मैंने इसकी व्याख्या कर दिया है, आपको समझा दिया है। अब मैं इसका जो PDF है भेज दूंगा, आप पूरे प्रश्नों को पढ़ लीजिए और एक एक प्रश्नों को बहुत सुंदर ढंग से उत्तर बनाइए। और ये महत्वपूर्ण पास है, और इसमें गद्यांश से प्रश्न आते ही हैं, इसमें से प्रश्न उत्तर आएंगे, इसलिए आपको गंभीरता से पढ़ लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पद्मलाल पुनालाल बख्शी की रचना क्या लिखूं, पहले कालखंड में हमने शुरू से पढ़ा था, और अभी उसके शेष भाग को, महत्वपूर्ण अंशों को मैंने पुनः समझा दिया है। अब आप किताब को अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैं जो PDF भेजूँगा उसको आप नोट्स के रूप में बना लीजिए।